नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर बात करें स्वदेशी फाइटर जेट की, तो भारतीय वायुसेना पहले से ही लगभग 32 जो तेजस MK1 फाइटर जेट हैं उनको उड़ा रही है। और तेजस के एलिफेंट वॉक के बाद ये भी पता चलता है कि उनकी सर्विसेबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। लगभग 75% तेजस जो है हमेशा फ्लाई के लिए रेडी रहते हैं। तो इन 32 एयरक्राफ्ट के बाद अब भारत को नए फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी मिली है और इसी के परिणाम के तहत जो तेजस MK2 है उसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो ऑफिशियली मंजूरी है वो मिल गई है। और इस सब के बाद जो भारत का 5.5 जनरेशन का M का फाइटर जेट है उसके जो CDR है उसका काम शुरू हो चुका है, यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, और इसको 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके पूरा होते ही जो पेपर वर्क है वो ऑलमोस्ट डन माना जाता है, यानी कि जो 60% काम है वो यहाँ पर कंप्लीट माना जाता है। और दोस्तों, इस सब के बाद जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उन्होंने HAL और साथ में ADA के साथ एक इंटरव्यू को किया और उसमें जो ADA के प्रमुख है गिरीश देवधर जी, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो एमका के स्टेल्थ को लेकर के जितना भी काम था वो अब पूरा हो चुका है। इसका जो डिज़ाइन है अब वो पूरी तरह से मैच्योर है और साथ में एक बड़े फाइटर जेट का रूप लेने के लिए वो सक्षम है। और दोस्तों, इस सब के बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो एमका का इंटरनल वेपन बे है तो उसके उन्होंने इस साल कुछ टेस्ट किए थे और इस सब के अलावा वे जो टेस्ट थे वे सफलतापूर्वक यहाँ पर किए गए। और अगले साल जो एमका का CDR है उसके कंप्लीट होते ही जो एमका की मेटल कटिंग है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और इस सब के बाद जो प्रोटोटाइप को बनाने का काम है उसको यहाँ पर और ज़्यादा तेज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो एमका के डिज़ाइनर है उन्होंने ये भी बताया कि एमका की टेस्टिंग के लिए लगभग 5 यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है उनको बनाया जाएगा। और इस सब के अलावा भी जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बता रखा है कि अलग अलग प्रोटोटाइप के ऊपर अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से एक प्रोटोटाइप को केवल फ्लाइट ट्रायल्स और इस सब के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और इस सब के बाद अलग से एक प्रोटोटाइप को बनाया जाता है जिसके ऊपर रडार एवियोनिक्स को चेक किया जाता है और साथ में जो वेपन्स है उनको भी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो HAL और साथ में ADA है इसके प्रोटोटाइप को लगभग 5 की संख्या में प्लान कर रहे हैं। और इस सब के बाद जो पहले एमका का रोल आउट है वो 2024 में किया जाएगा और 2025 में उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट होगी उसको कंडक्ट किया जाएगा और यहीं से एमका के जितने भी टेस्ट और ट्रायल्स हैं उनको शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वॉर टाइम में जो एमका है वो सुखोई 30, तेजस MK2, MiG-29 जैसे जो हमारे पास फाइटर जेट रहेंगे तो उनके रास्ते को ये साफ करने का काम करेगा। और इस सब के अलावा ये सुपर क्रूज करने में भी कैपेबल होगा, यानी कि इसमें जो इंजन्स लगेंगे उनमें बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हुए एमका जो है 1 मैक की स्पीड से ज़्यादा पर जो है फ्लाई करने में कैपेबल होगा। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जो फाइटर जेट का फ्यूल कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और इस सब के अलावा जो हीट सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर कम जनरेट होता है। तो ऐसे में रडार के ऊपर ट्रैक होने की कम से कम संभावना यहाँ पर रहती है। और एमका को सुपर क्रूज करने के लिए लगभग 220 किलोन्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर कंबाइन थ्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जो इंजन्स हैं उनकी बात को यहाँ पर दोबारा से दोहराया गया है। और इस सब के बाद जो एमका का इंटरनल वेपन बे होगा वो 1 से लेकर के 1.5 सेकेंड में ओपन और इस सब के अलावा क्लोज होने में सक्षम होगा, यानी कि वो 1 सेकेंड में जो वेपन्स है उनको फायर करने में कैपेबल होगा। और यहाँ पर जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उनमें एक सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है कि जब भी उनका इंटरनल वेपन बे यहाँ पर खुलता है तो उनका जो RCS है वो बढ़ जाता है और इस सब के अलावा स्टेल्थ के साथ भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इस कारण से उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान रह जाता है। तो यहाँ पर यही टेक्निक काम में आती है कि कम से कम टाइम दिया जाए इंटरनल वेपन बे को खुलने का। और इस सब के अलावा जो हमारे श्री मनोहर पर्रिकर जी थे जो हमारे पहले रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने एमका की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको एस्टिमेट किया था लगभग $4 बिलियन तक। लेकिन जैसे जैसे एमका में नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट किया जाता है और इस सब के अलावा इसके डिज़ाइन में चेंजेस किए जाते हैं तो इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन को क्रॉस कर सकती है। और एमका के प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पर जो है जॉइंट वेंचर को रखा जाएगा, जहाँ पर ये एस्टिमेट है कि लगभग 65% से ज़्यादा के जो शेयर हैं
हैं वे प्राइवेट सेक्टर को ही यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर टाटा डिफेंस, कल्याणी ग्रुप, वेम टेक्नोलॉजी और साथ में लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियों के नाम यहाँ पर सामने हैं। तो दोस्तों इस सब के बाद भी एमका में काफ़ी सारी जो नए फीचर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा और आप कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट फाइटर जेट रहने वाला है। और यहाँ पर भारत जो है अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद और फ्रांस के बाद एक पांचवा ऐसा देश बन सकता है जो कि खुद से फाइटर जेट को डेवलप करने में कैपेबल होगा। और अभी जो रेस है वो साउथ कोरिया, भारत, जापान के यहाँ पर बीच में है। तो दोस्तों इस सब के बाद अगली अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पर भारत की S4 सबमरीन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों इसको अभी ऑफिशियली कोई नाम नहीं दिया गया है, जैसे कि INS अरिहंत या फिर INS अरिघट। इसको जल्द ही एक नया नाम दे दिया जाएगा। तो खुद अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि जो भारत की INS अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है, जिसमें INS अरिघट और इस सब के अलावा ये जो S4 क्लास की सबमरीन है ये आती है, तो वे यहाँ पर मानते हैं कि ये भारत के काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट है। और इस सब के अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है तो उनसे यहाँ पर साफ दिखता है कि ये जो S4 क्लास की सबमरीन है इसकी जो लेंथ है वो बाकी दो सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो यहाँ पर पहले से ही पब्लिक डोमेन में था कि वो इनसे ज़्यादा होने वाला है, लेकिन लेंथ का भी यहाँ पर ज़्यादा होना ये थोड़ा सा यहाँ पर बताता है कि इसमें जो वेपन्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखा जा सकेगा। और इसके बाद ये जो सबमरीन है इसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगले साल इसकी जो सी ट्रायल्स है उनको शुरू कर दिया जाएगा और इस सब के बाद 2023 में इसको कमीशन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद अपनी अगली अपडेट में कवर करें तो यहाँ पर पाकिस्तान ने 25 जो J-10C है उनको राफेल के काउंटर के तौर पर खरीदने का फैसला किया है। और इस डील की जो पहले कीमत है वो लगभग $4.5 बिलियन US तक बताई गई थी। और इस डील का कुछ दिन पहले क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान में हुआ था। तो पाकिस्तान कैसे इतने बड़े अमाउंट को चाइना को पे करता है और इस सब के अलावा कैसे जिनपिंग इनसे इतने पैसों को वसूलता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और पाकिस्तान पहला ऐसा देश बना है जो कि J-10C को इस्तेमाल करने वाला है। जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो पाकिस्तान ही यहाँ पर पहला देश है। और इससे पहले कयास ये भी लगाया जा रहा था कि जो ईरान है वो भी J-10 को लगभग 36 से लेकर के 40 की जो संख्या है उसमें खरीद सकता है। और इस सब के अलावा वे चाइना को अपने जो ऑयल के जरिए पेमेंट है उसको करने वाले थे। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका इन सब अपडेट्स के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों एमका के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आज शाम को डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वहां पर मैं बताऊंगा कि इस साल क्या क्या अपडेट्स एमका को लेकर के आई थी, कंबाइन मैं आप सबको यहाँ पर बता दूंगा, जिससे आप सबको भी पता लग जाएगा कि इस साल एमका के ऊपर क्या क्या काम किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।